गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से पाठ 18 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है टोपी और जिसके लेखक हैं सृजय। सृजय ने हमें इस कहानी में यह बताने का प्रयास किया है कि एक गौरैया और एक गौरा रहता है, जो कि मनुष्य की भांति कपड़े, जो गौरी होती है वह मनुष्य की भांति कपड़े पहनने में विश्वास करती है। गौरा उसे मना करता है, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह कपड़े के लिए जो जो चीजें जुटाने का प्रयास करती है। तो स्टूडेंट, आप सभी अपनी बुक निकाल लीजिए, हम अपनी पाठ का आगे का अध्ययन करते हैं। हम तो भैया बेकार में कुछ करवाते नहीं, गौरैया बोली। हम इस बुने कपड़े की टोपी सिल दो, बल्कि 2 टोपियां सिल दे, एक तू ले ले, एक हम ले लेंगे। फिर वो गौरैया है, वो जाती है दर्जी के पास, और दर्जी है वो उसे कहता है कि हमारी जो राजा जी हैं, उनकी 9 बेटियों के बाद में 10वां बेटा पैदा हुआ है और उनके लिए मुझे ढेरों धब्बे सिलने हैं। तो वो गौरैया उसे कहती है कि हम बेकार में कुछ भी नहीं करवाती है, इस बुने कपड़े की जो हमें टोपी सिल दो, इसमें से 2 टोपियां सिल देना, एक तो आप ले लेना और एक हमें दे देना। मोह मांगी मजदूरी पर कौन मुझे तैयार न होता। कच कच उसकी कैंची चल उठी और चूहे की तरह सरसर उसकी सुई कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। तो उसे लगा कि उसे जब मुंह मांगी मजदूरी मिल रही है तो वह उसके लिए तैयार हो गया और कच कच करके उसकी जो कैंची थी वह चल उठी और चूहे की तरह सरसर करती उसकी सुई है वो कपड़े के भीतर बाहर होने लगी। बड़े मनयोग से उसने 2 टोपियां सिल दी, यानी उसने बड़े मनयोग से 2 टोपियां सिल दी। खुश होकर दर्जी ने अपनी ओर से एक टोपी पर 5 फुदने भी जड़ दिए। फिर वो जो दर्जी था वह खुश हो गया और उसने अपनी टोपी पर एक टोपी जो सिली थी उस पर 5 फुदने भी उसने जड़ दिए थे। फुदने वाली टोपी पहनकर तो गौरैया जैसे आपे में न रही। जब उसने फुदने वाली टोपी पहनी तो गौरैया तो अपने आपे में भी नहीं रही और 1.5 टांगों पर ही लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने, देख मेरी टोपी सबसे निराली 5 फुदने वाली। 1.5 टांगों पर लगी नाचने, फुदक फुदक कर लगी गौरा को दिखाने। वह जो गौरैया थी वह फुदक फुदक कर उस टोपी को पहनकर नाचने लग गई और उससे बोली गौरे को कि देखो मेरी मैम टोपी कहाँ से है? सबसे निराली है। हेलो, क्या कह रहे हो अभिषेक? मैम कहाँ से पढ़ा रहे हो आज? पेज नंबर बेटा 120 से, जहां से मैंने छोड़ा था फ्राइडे को वहीं से आगे पेज नंबर 120 से, और तीसरा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया अपना। वाकई से पढ़ेंगे हम चौथे से। ओके। वाकई तू तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। मिल गया क्या अभिषेक? हेलो अभिषेक, मिल गया क्या बेटा? मिल गया मैम, मिल गया। हाँ, वाकई तो रानी लग रही है, गवरे को भी आखिरकार कहना पड़ा। जब उसने 5 फुदने वाली टोपी पहनी और वह नाचने लगी, उसने गवरे को अपनी टोपी दिखाई तो गवरे को भी कहना पड़ा कि वाकई में तुम तो रानी लग रही हो। रानी नहीं, राजा कहो मेरे राजा। गवरैया ऊंचा होने लगी, अब कौन राजा मेरा मुकाबला करेगा। फिर वो कहती है कि रानी नहीं, रानी नहीं, मुझे राजा कहो, क्योंकि मेरा अब कोई भी राजा है वो मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे जो टोपी है उस पे 5 फुदने भी जड़े नहीं हैं। टोपी पहनते ही उसके मन में एक नए हुलस ने जोर मारा कि क्यों ना इस मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए, जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। जब उसने टोपी पहनी तो टोपी पहनते ही उसके मन में ये ख्याल आया कि एक बार मुझे इस मुल्क यानी इस देश का जो राजा है उससे भी जायजा लेना चाहिए, जिसके लिए इतने सारे काम है वो सभी कर रहे हैं। क्योंकि जिस जिसके पास भी वह गई सबने ऐसे कहा कि हम राजा जी का काम कर रहे हैं, तो वो मन ही मन में सोचती है कि मुझे भी
इस देश के जो राजा है उसका जायजा लेना चाहिए। अपना प्रश्न बन रहा है यहाँ कि गौरैया ने टोपी पहनकर क्या निर्णय किया। तो उसने उसने क्या निर्णय किया था कि मुल्क के, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, मुल्क के राजा का भी एक बार जायजा लिया जाए जिसके लिए इतने सारे काम होते हैं। यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। और फिर जब वहां से वह उसने टोपी पहन ली तो वह उड़ते उड़ते कहाँ पर जा बैठी? महल के कंगूरे पर। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि गौरैया है उसने 5 उड़ने वाली टोपी पहन कर वह उड़ते उड़ते कहाँ जाकर पहुंची थी? तो उड़ते उड़ते वह राजा के महल के कंगूरे पर जाकर बैठ गई थी। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। उसी वक्त राजा अपने चौबारे पर टहलुओं से खुली धूप में फुलेल के मालिश करवा रहा था। उसी वक्त राजा था वो अपने चौबारे पर बैठा हुआ था और उस खुली धूप में फुलेल की मालिश करवा रहा था। राजा उस वक्त नंगा नंगा बदन और नंगे सिर था। राजा उस वक्त कैसा था? नंगा था और बदन और उसके जो सिर थे वो नंगे थे। एक टहलुआ सिर पर चंपी कर रहा था। एक जो टहलुआ था यानी एक जो आदमी था उस पे क्या करता? सर पर चंपी कर रहा था। तो दूसरा हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था। तो तीसरा पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। अब अपना यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि गौरैया जब राजा के कंगूर पर जाके बैठती है तो उस वक्त राजा के जो कामगार थे या जो राजा के जो सेवकदार थे वो क्या क्या कर रहे थे? तो वो क्या कर रहे थे? एक टहलुआ तो क्या कर रहा था? सिर की चंपी कर रहा था। दूसरा था वो हाथ पांव की उंगलियां फोड़ रहा था और तीसरा था वो पीठ पर मुक्की मार रहा था और चौथा पिंडली पर बुद्धि काट रहा था। ये चारों आ गए कि वो जो सेवक थे वो क्या क्या काम कर रहे थे। तो यहाँ से टहलुए से लेके बुद्धि काट रहा था, यहाँ तक आप अंडरलाइन कर लेंगे। ये अपने जो लघुत्रात्मक प्रश्न में आ सकता है। गौरैया कंगूरे पर से ही चिल्लाई, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, राजा के सिर पर टोपी नहीं। जब गौरैया थी वो कंगूरे पर बैठी हुई थी और देख रही थी कि उसके जो सेवक थे वो ऐसे भांति भांति के काम कर रहे थे। तो वह वही कंगूरे पर बैठती हुई चिल्लाती है कि राजा के सिर पर टोपी नहीं है, मेरे सिर पर टोपी है। मालिश करवाते राजा की नजर गौरैया से टकरा गई। गौरैया के सिर पर फुदनेदार टोपी देखकर उसकी अकल चकरा गई। वह तो लगातार रटे जा रही थी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। मालिश जब राजा करवा रहे थे तो उनकी नजर है वो गौरैया पर पड़ जाती है और गौरैया के सिर पर जब देखते हैं कि उसने फुदनेदार टोपी पहनी हुई है और बार बार में वो यह कह रही है कि मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं, तो राजा है वो चकरा जाते हैं और देखते हैं कि सच में मेरे सिर पर टोपी नहीं है और उसके सिर पर टोपी है। अरे कोई मेरी टोपी लाओ जरा जल्दी, राजा दोनों हाथों से अपना सिर ढकते हुए चिल्लाया। फिर जब जो राजा था वो देखता है कि सच में सर मेरे सर पर टोपी नहीं है तो वह चिल्लाता है कि अरे सच में मेरे सिर पे टोपी नहीं है, कोई मेरी टोपी लेकर आओ। और राजा अपने दोनों हाथों से अपना सिर है वो ढकते हुए चिल्लाता है। टोपी आ गई, राजा ने झट पहन भी ली, देख ली फदगुदी। और फिर उसके जो सेवक थे वो राजा की टोपी ले आते हैं और राजा है वो झट से अपनी टोपी पहन भी लेता है और कहता है देख ली फदगुदी, मेरी टोपी आ गई। मेरी टोपी में 5 फुदने। गौरैया ने अब दूसरा ही राग अलापना शुरू कर दिया। राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने, राजा की टोपी में फुदने नहीं। जब राजा के पास भी टोपी आ गई तो उसने जो गौरैया थी उसने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया। उसने कहा कि मेरी टोपी पर तो 5 फुदने हैं और आपकी टोपी पर एक भी फुदना नहीं है। अब ये भी प्रश्न बन रहा है कि राजा जब अपनी टोपी ले आते हैं तो गौरैया क्या नया राग गाने लगती है? वो कहती है मेरी टोपी में 5 फुदने और राजा की टोपी में एक भी नहीं। यहाँ से ले लो, राजा की टोपी में एक भी नहीं, मेरी टोपी में 5 फुदने।
राजा की टोपी में कूदने नहीं, ये चिल्लाने लगती है वो। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं। राजा की बेहद हटी महसूस हुई और उस मुल्क के महाबली राजा के सामने एक चिड़िया की यह मजाल, वह पूरी तरह बिगड़ गया। इस फदगुदी की गर्दन मसल दो, पखने नोच लो, सिपाहियों देर न करो। जब राजा देखते हैं कि वह लगातार ऐसे चिल्ला रही है कि मेरे सिर पर तो 5 कूदने वाली टोपी है, राजा के सिर की टोपी पे कूदने नहीं है, तो राजा को गुस्सा आ जाता है। वो अपने सेवकों से कहता है कि इसकी इतनी मजाल है, इसको पकड़ लो और उसकी जो गर्दन है वह मसल दो और इसके जो पंख है वह नोच लो। कि सिपाहियों देर मत करो, इसको पकड़ लो और इसके जो पंख है उसको नोच लो और इसकी गर्दन मसल दो। खम्म करे महाराज। मंत्री ने हाथ जोड़ दिए। मच्छर मारकर हाथ क्यों गंदा करना, अपने आप ही चली जाएगी। जब राजा सिपाहियों से बोला, यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, इससे मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तो फिर उनके जो मंत्री थे वो कहते हैं कि क्षमा करें महाराज, आप जो आदेश दे रहे हैं वो हमें मानने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, लेकिन मैं आपको एक निवेदन करता हूँ कि ये है आप है मच्छर मारकर आप अपना हाथ गंदा क्यों करना चाहते हैं। अर्थात ये छोटी सी चिड़िया है, इसको आप मारकर अपना हाथ गंदा क्यों कर रही है, थोड़ी देर में ऐसे ही लापेगी और थोड़ी देर में चली जाएगी। जब राजा सिपाहियों से बोलता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी टोपी छीन ले आओ, अब मैं पैरों से ठोकर मारूंगा। तो अब राजा सिपाही से बोलता है कि यह ऐसे नहीं मानेगी, इसकी जो टोपी है वो मैं छीन लेता हूँ और उसके पैरों से ठोकर मारूंगा। एक सिपाही ने गुलेल मारकर गवरैया की टोपी नीचे गिरा दी, तो दूसरे सिपाही ने झटपट टोपी लपक ली और राजा के सामने पेश कर दिया। राजा टोपी को पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। कारीगरी की इस नायाब नमूने को देखकर वह जड़ हो गया। मेरे राज में मेरे सिवा इतनी खूबसूरत टोपी दूसरे के पास कैसे पहुंची? सोचते हुए राजा उसे उलट पुलट कर देखने लगा। जब वह ऐसे कहता है कि उसकी टोपी है वो ले आओ, उसे पैरों से ठोकर मारूंगा, तब एक सिपाही क्या करता है, गुलेल मारकर उस गबरा की जो टोपी है वो नीचे गिरा देता है। और फिर वो जो दूसरे सिपाही है वो झट से जाते हैं और उसकी टोपी को लपक ले लेते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। तो राजा है टोपी को अपने पैरों से मसलने ही जा रहा होता है कि उसे वह देखता है कि इसकी टोपी तो वाकई में बहुत खूबसूरत है। वह सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत टोपी मेरे मुल्क में मेरे को नहीं बना के दे, इस चिड़िया को बना के दे रही है। यह सोचकर वह टोपी को लौट पलट करके देखने लगता है। इतनी नगीना टोपी इस मुल्क में बनाई किसने? राजा के मन में ख्याल आया। अब तो उस हुनरमंद कारीगर की खोज होने लगी। राजा चाहे और पता ना चले कि इतनी खूबसूरत टोपी थी, इसी मुल्क में बनाई गई, यानी इसी देश में बनाई गई है, और किसने बनाई है उसके मन में ये ख्याल आया और उसने उन हुनरमंद जो कारीगर थे कारीगर की खोज होने लगी। राजा बोले, चाहे और पता न चले, लेकिन ये इतना पता जरूर करो कि ये टोपी किसने बनाई है। गिरते पड़ते दर्जी हाजिर हुआ। दुहाई अन्नदाता, इतनी बढ़िया टोपी तुमने कभी हमारे लिए क्यों नहीं बनाई? मेघों की गड़गड़ाहट की मानिंद राजा की आवाज निकली। वह गिरते पड़ते फिर वो जो दर्जी था जिसने यह टोपी बनाई थी, वह कहता है कि दुहाई हो अन्नदाता कि आप मेरे को माफ कर दीजिए। कि वो तब राजा है दर्जी से कहता है कि इतनी बढ़िया टोपी तूने मेरे को तो कभी भी नहीं बना के दी, इस गवैया को बना के दी है। और वह मेघों की गड़गड़ाहट की भांति उस दर्जी पर चिल्लाने लगा। दुहाई अन्नदाता, हमें दुहाई नहीं वजह बताओ। वह कहता है कि दुहाई दो, यानी मुझे माफ कर दो, लेकिन वह कहता है कि मैं दुहाई नहीं दूंगा, इसकी वजह बताओ कि तुमने गवैया को तो इतनी सुंदर टोपी बना दी और मेरे लिए कभी नहीं बनाई, ये उत्तर मुझे दो। कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार, एकदम गफश और तबीज। ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना? नाक की मानिंद राजा फूंक मारने लगा। गिरते पुरते बुनकर हाजिर हुआ। माफी बकस सरकार, माफी नहीं वजह बताओ। फिर वह कहता था कि वह दर्जी बोलता है कि कपड़ा बहुत उम्दा था सरकार,
तो एकदम गफस और दबीज था। तो वह कहता है कि ऐसा उम्दा कपड़ा किसने बुना ना। तो वह फिर जैसे नाग फुकारता है वैसे ही वह राजा भी फुकार मारने लग गया। और फिर गिरते पड़ते उस बुनकर का नाम हुआ। वह बुनकर है फिर दरबार में हाजिर हुआ। माफी बख्शे सरकार। वह राजा से माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, वजह बताओ। तो वह कहता है कि आप माफी नहीं, वजह बताओ। सूत बड़ा उम्दा था सरकार, एकदम महीन और लच्छेदार। तो वह कहता है जो बुनकर था वह कहता है कि जो सूत था वह बड़ा उम्दा था। पहले किसका नाम आया? पहले की ये टोपी राजा के पास जो वो गवरैया लेके आई थी, टोपी किसने बनाई? टोपी किसने? तो वो दर्जी आया। दर्जी ने किसका नाम लिया? दर्जी ने किसका नाम लिया? बताओ देवांशी। बुनकर का। फिर वह कहता है कि बुनकर हाजिर हुआ तो वह कहता है कि सूत बड़ा उम्दा था, कि सूत वाला कि एकदम महीन और लच्छेदार। तो वो कहता है कि ये सूत किसने का था, उसको बुलाओ। शेर की भांति है वो दहाड़ मारता है कि यह जो सूत है वो किसने का था। पहले दर्जी को बुलाया गया, दर्जी ने बुनकर का लगा दिया, बुनकर ने सूत काटने वाले का लगा दिया। और सूत फिर तो वह राजा कहता है कि सूत किसने काटा था, उसको बुला हुआ शेर की भांति डांटता है। गिरते पड़ते कोरी हाजिर हुआ, जान बख्शे महाराज, जान नहीं वजह बताओ। फिर वह कोरी हाजिर होता है तो उस कहते हैं कि जान बख्श दीजिए महाराज, यानी मुझे माफ कर दीजिए। तो वो कहता है कि जान नहीं वजह बताओ। रुई बड़ी बेहतरीन थी सरकार, एकदम बादलों की तरह धुनी थी। तो वह कहता है कि रुई थी वो बहुत ही बेहतरीन थी। कैसी थी? एकदम बादलों की तरह धुनी थी, कि बहुत ही अच्छी रुई थी। उसने ही यह रचाई हुई कि इतनी अच्छी टोपी बनकर तैयार हुई। तो वो कहता है कि इतनी बेहतरीन रुई किसने धुनी? बिजली की तरह राजा की आवाज करती। तो वो कहता है कि इतनी बेहतरीन रुई थी वो किसने करी, उसको बुलाओ। हारते फीरते दुनिया हाजिर हुआ, खम्मा अंधा। वो फिर वो था दुनिया, वह हाजिर हुआ और वह भी एक ही बात बोलता है कि मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा नहीं, वजह बताओ। राजा गुस्से से कांप रहा था। तुम चारों ने मिलकर इस गवरैया का काम किया, हमारे लिए आज तक ऐसा काम नहीं किया। तो वह कहते हैं कि क्षमा नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकता। तुम एक के बाद एक सभी कारण बताते जा रहे हो कि इसने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इसने किया। वो कहता है मैंने नहीं किया, इसने किया। वो कहता है मैंने नहीं। अब तुम चारों इकट्ठे हो गए हो। अब तुम चारों वजह बताओ कि तुमने मेरे लिए इतना अच्छा काम नहीं किया, इस गवरे के लिए कैसे कर दिया। आपके लिए भी किया है सरकार, दूने ने जमीन पर लेटकर कहा। आगे भी आपके लिए करेंगे सरकार। वो कहता है कि आपके लिए भी किया सरकार। दूने ने जमीन पर लेट गया और लेटकर कहता है कि आगे भी हम करेंगे आपके लिए, अभी भी हमने ये कार्य किया है और आगे भी करेंगे। हमारे लिए अब तक जो काम हुआ है उसमें इतनी नफरत क्यों, नफासत क्यों नहीं थी, कि उसने आज तक हमारे लिए जो इतना काम किया उसमें अब तक इतनी नफासत क्यों नहीं थी। अभय दान दे तो बोलूं सरकार। दुनिया बोला कि अब आप मुझे अभय दान दे दे तो मैं बोलूं सरकार। वो दुनिया बोलता है चलो दिया। राजा बोला बताओ। तो राजा कहते हैं कि चलो मैंने आपको अभयदान दे दिया है, लेकिन अब तो बताओ कि आपने इतना अच्छा काम क्यों किया। महाराज, इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उससे आधा हिस्सा दे देती थी। जिसके पास बहुत कुछ है वह कुछ भी नहीं देता। इसके पास कुछ भी नहीं था फिर भी यह आधा दे देती थी, इसलिए इसके काम में अपने आप नफासत आती गई सरकार। दुनिया दंडवत पर दंडवत किए जा रहा था। तो दंडवत उसने कितना बड़ा कारण बताया कि महाराज इस गवरैया ने जो भी काम करवाया उससे आधा हिस्सा उसने उसको दिया। जिसके पास बहुत कुछ होता है वह कुछ भी नहीं देता, और उसके पास कुछ भी नहीं था और उसमें से वह आधा आधा देती गई। इसके लिए इसके काम में नफासत आती गई। और तो यह दुनिया को यह कहता गया और उनको दंडवत प्रणाम करते गया। देख ले राजा, आंख में उंगली डालकर देख ले, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं, बेकार की नहीं है यह। गवरैया फिर चिल्लाने लगी, यह राजा तो कंगाल है, हीरा कंगाल, इसका धन घट गया लगता है,
इसे टोपी तक नहीं छूटती। तभी तो इसने मेरी टोपी छीन ली। देख लो राजा, वह कहता है, आंख में उंगली डालकर देख लो, इसके लिए पूरे मोल चुकाए हैं मैंने, किसी की बिगड़नी। तो वो कहती है कि राजा देख लो, मैंने जो अपना काम करवाया है उसमें मैंने सबको बिगाड़ दिया है, यानी मैंने किसी से भी जो काम करवाया उसका आधा दिया है, और उनका जो बेकार है वो मैंने नहीं ली। तो वह घबरैया फिर चिल्लाने लगती है कि राजा तो कंगाल है, नीरा कंगाल, धन घट गया, लगता है इसे टोपी तक नहीं छूटती। तभी तो उसने मेरी टोपी छीन ली। वह कहते हैं कि इसका शायद लगता है कि इसका धन घट गया है, तभी तो उसने मेरी टोपी पहन ली है। और देखो ये क्या करती है, जो नीरा कंगाल है, किसी का बेगार है, वो नहीं देता है। राजा तो वाकई अकबका गया था। एक तो तमाम कारीगरों ने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने अपनी टोपी की कम सूट थी, तीसरे खजाने की खुलती पोल, इस पाखी को कैसे पता चला कि धन घट गया है। तमाम बेकार करवाने, बहुत सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली ही रहता है। इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजिम का बोझ खजाना सह नहीं पाता। फिर राजा तो वाकई अकबका रह जाता है कि एक तो जो तमाम कारीगर है उसने उसकी मदद की थी, दूसरे इस टोपी के सामने उसकी टोपी है वो कम खूबसूरत थी, तीसरे उसके खजाने के बारे में उसकी पोल बोलती नजर आ रही थी, और चौथा कि तमाम बेकार करवाने और बहुत सख्ती से लगान वसूल करने के बाद भी जो राजा का जो खजाना था वह खाली हो रहा था। तो इतना ऐशो आराम, इतनी लश्करी, इतनी लवाजिम का बोझ खजाना संभालने भी तो कैसे थी। इतना ऐशो आराम की राजा इतना ऐशो आराम से रहता था, इतने लश्करे थे उसके, इतने लवाजिम थे, यानी इतने उसके खुद के काम करने वाले थे, तो उसका जो सरकारी खजाना था वह खाली हो रहा था, क्योंकि राजा है वो अपने जो ऐशो आराम में बहुत धन खर्च कर रहा था, यानी धन का अपव्यय हो रहा था। तमाम लोग निकल आए थे यह अनोखा तमाशा देखने। मंत्री ने होले से कहा, यह मुंहफट जो महाराज को बेपर्दा ही करके दम लेगी। फिर मंत्री ने होले से कहा कि यह मुंहफट यानी यह घबरैया है, वह बार बार में बोले जा रही है, ये लगता है कि आज राजा जी को महाराज को बेपर्दा करके ही दम लेगी। राजा तो खुद घबरा रहा था, झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। राजा वो खुद घबरा उठा और वह झट से बोल पड़ा, इसकी टोपी वापस कर दो। कि आपने इसकी जो टोपी ली है, जो उसके सेवक थे उससे बोला कि इसकी टोपी इसको वापस कर दो। सिपाहियों ने कहना माना, टोपी वापस कंगोरों की हवा में उछाल दी गई। तो सिपाहियों ने राजा के आदेश की अवहेलना नहीं की, उनके आदेश को माना और उसकी टोपी है वो वापस कंगोरे की ओर उछाल दी गई। गौरैया ने फिर से टोपी पहन ली और उड़ उड़ कर कहने लगी, यह राजा तो डरपोक है, मीरा डरपोक, मुझसे डर गया, तभी तो उसने मेरी टोपी लौटा दी। कौन इस मुंहफट की मुंह लगे, क्यों मंत्री जी, कहकर राजा ने अपनी टोपी कसकर पकड़ ली। फिर जब गौरैया को जब वह टोपी मिल गई तब भी वह चुप नहीं होती है और अपना मुंह खोले हुए मुंहफट की भांति कहती है कि राजा तो डरपोक है, मेरे से डर गया और इसने डरकर मेरी टोपी है वो वापस करती है। और तब जो राजा है वो अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री जी, इस मुंह फटके यानी ये इतना बोले जा रही है, इसके कौन मुंह लगे। इसको कहकर क्या करता है राजा है वो अपनी टोपी है वो कसकर पकड़ लेता है। तो स्टूडेंट, आज हमारा जो चैप्टर है टोपी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? पूछना मैम है हमारे बेटा? सेकंड यूनिट टेस्ट क्या? मैम मैम हमारे सेकंड यूनिट टेस्ट ऑनलाइन होंगे या स्कूल में आके? ये बेटा अभी आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है ना। आप तो अपनी तैयारी रखो, आपको सिलेबस दे दिया गया है, आप अपनी तैयारी रखो, ठीक है ना बेटा? ठीक है मैम। ठीक है। हैव ए नाइस डे।